हिंदी साहित्य की हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं और आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक यानी कि भाषा विज्ञान को। भाषा विज्ञान जो यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट है हिंदी में और इसके अलावा हम टीजीटी, पीजीटी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसमें हम कंप्लीट भाषा विज्ञान को करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर प्रश्नों का संकलन है, तो एक पैराग्राफ आपको देखकर नहीं डरना है। यहाँ पर आगे आपको थोड़ा-सा बहुत ईज़ी वे में मिलेगा, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं वही देखने को मिलेगा। कुछ भी अनर्गल या फालतू की चीज़ें आपको टाइम वेस्ट के लिए नहीं मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भास वक्त्यायाम व्यक्तायाम वाची यानी कि अर्थात व्यक्त वाणी जो हम वाणी को व्यक्त करते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, उसको कहते हैं भाषा। ठीक है? तो इतना सा आप याद रख लेना। आगे कहते हैं अ, इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि मेरे तो ये नोट्स हैं, तो मुझे बनाना लिखना था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाती चलती हूँ। आगे हम यहाँ पर कुछ भारतीय और कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषा दी है, जहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं, तो उनको देखेंगे। भारतीय विद्वानों में सबसे पहले नाम यहाँ पर आया है पतंजलि का। पतंजलि जो आप जानते हैं हमारे योग गुरु थे, रामदेव बाबा के गुरु भी यही है, ठीक है? पतंजलि, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी पतंजलि से रखा है। तो व्यक्तावाची वर्णा येसा ता इमे व्यक्त वाचा अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये पतंजलि ने कहा है, ठीक है? जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए, अक्षरों में व्यक्त हो जाए, जिसे हम व्यक्त कर सकें वही भाषा होती है। ये पतंजलि का कथन है, याद रखना अच्छे से। आगे दूसरी जो हमारी परिभाषा हमें मिलती है वो है कामता प्रसाद गुरु की। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपने पीवाईक्यू में कभी न कभी देखे भी होंगे और नए-नए जहाँ से पूछे जाएँगे, है ना? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको फिर भाषा विज्ञान में कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, है ना? याद करने के लिए आप बार-बार लिखते भी चलें। कॉपी पेन लेके बैठो, अगर नहीं है टाइम तो फिर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली-भाँति प्रकट कर सके और दूसरों के विचारों को खुद समझ सके। ठीक है? ये सरल सी जो परिभाषा हम फर्स्ट क्लास से लेकर पढ़ते रहते हैं 5th 6th क्लास तक, फिर थोड़ी-सी और मतलब हमेशा ही पढ़ते हैं वैसे तो, है ना? यही परिभाषा है जो सबके दिमाग में और सबके ज़ुबान पर रहती है। तो ये कामता प्रसाद गुरु ने ये परिभाषा दी थी, इसको अच्छे से याद रख लेना है। तीसरी हमें जो परिभाषा मिलती है वो मिलती है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति मति यानी कि बुद्धि का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है? तो ये श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट चौथी परिभाषा हमें मिलती है यहाँ पर डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के द्वारा। तो डॉक्टर मंगल देव शास्त्री जी क्या कहते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सरल में समझाती हूँ। भाषा मनुष्यों की उस चीज़ को कहते हैं, है ना? सीधा-सीधा भाषा मनुष्यों की उस चीज़ को कहते हैं जिससे मनुष्य के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं मतलब जो उच्चारण के उपयोगी हैं उच्चारण के लिए उसके शरीर में बहुत सारी तरंगें उठ रही हैं अपनी बात कहने के लिए, है ना? उसे गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से को वो एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना चाहता है, खुशी को व्यक्त करना चाहता है, तो उसे कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और जिन शब्दों के द्वारा अपने विचारों को जब वो प्रकट करता है, तो वो भाषा कहलाती है। ये डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने कहा है। आगे जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना की क्या है परिभाषा है। परिभाषाओं से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा आपको दी है। छठवीं हमारी परिभाषा मिलती है हमें सुकुमार सेन की। ये सभी कहीं न कहीं व्याकरण के विद्वान रहे हैं, इसीलिए इन्होंने परिभाषा दी है। अर्थवान कंठो उद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, जो कंठ से निकल सके, है ना? अर्थवान यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो और कंठो उद्गीर्ण यानी कि जो कंठ से जिसकी उत्पत्ति हो जाए, बाहर आ जाए, वही ध्वनि क्या है? भाषा कहलाती है। आगे भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत यानी कि बाहर निकल के वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, जिसको हम पढ़ सकें, जिसका हम विश्लेषण कर सकें,
वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, भोलानाथ तिवारी ने कहा है। तो विश्लेषण कौन करते हैं? भोले बाबा करते हैं, भोलेनाथ करते हैं। इस तरह से आपको याद रख लेना है। आगे भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। तो अर्थात ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो देवेंद्रनाथ शर्मा ने दी है, ठीक है? भाषा कैसी है? यादृच्छिक है। रूढ़ उच्चारित संकेत की वो प्रणाली होती है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है? आपस में एक-दूसरे के साथ विचार विनिमय करता है। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, तो उसे हम बोलकर ही तो प्रकट करेंगे ना, बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे। एक और परिभाषा में मिलती है भारतीय विद्वान है जो कि डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुने, ठीक है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। ये दामोदर गुने का है, इसको भी याद रख लेना। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना परिभाषा वो कामता प्रसाद गुरु की है, श्याम सुंदर दास की है ना? सुकुमार सेन की भी पूछ ली जाती है, पतंजलि की भी पूछ ली जाती है। आगे पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात करें तो 2-3 परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं, है ना? पढ़ना तो आपको बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा, ज़रूरी तो नहीं है पेपर में ऐसा जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी इतनी मोटी-मोटी बुक्स हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन पेपर तो थोड़ा-सा आता है, बच्चों को छोटे ऐसा लगता है। लेकिन वही आपको बुक तो बहुत सारी मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना? लेकिन फिर भी आपका 1 नंबर से या 2 नंबर से या पॉइंट से ना रहे, उसके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, डीपली पढ़िए चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स जो मूल किताबों का निचोड़ है, वो मैं आपको पूरा यूट्यूब पर दे रही हूँ, है ना? इतना शायद बड़े-बड़े कोचिंग वाले भी आपको नहीं देते हैं, जो 4-4 5-5 हज़ार रुपए लेकर के करते हैं, है ना? तो आप बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है? ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास। पाश्चात्य विद्वान में सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर मैक्स मूलर का। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि के द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ठीक है, ये मैक्स मूलर की परिभाषा है, ध्यान रखना। इन्होंने चतुर बुद्धि की उपज बताया है, ध्यान रखिएगा, है ना? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा ये हेनरी स्वीट का कथन है। आगे भाषा क्रोचे का एक कथन मिलता है। भाषा उस स्पष्ट, सीमित एवं सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे क्रोचे साहब। चौथा हमें यहाँ पर क्या मिलता है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं। ये प्रतीक भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं और जैसे कि नेत्रग्रह यानी कि नेत्रों से भी हम इनका क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, सुनकर भी करते हैं और छूकर भी करते हैं। लेकिन भाषा की दृष्टि से जो स्रोत ग्रह है, यानी कि जिसको हम सुनकर के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही प्रतीक क्या है? सर्वश्रेष्ठ है ना? वैसे मनुष्य को भगवान ने जन्म तो दे दिया, है ना? लेकिन उसके लिए ना इतनी सारी क्या है कि मतलब जगह-जगह पर इतनी सारी बाधाएँ आती हैं ना उसके जीवन में, दुःख-सुख चलता ही रहता है। मतलब मच्छर, मक्खी, गर्मी, सर्दी, इतना सब कुछ दे दिया है कि मनुष्य पूरे जीवन भर इन्हीं से जूझता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, पंखा नहीं चलाते हैं तो मच्छर खाते हैं, है ना? और पंखा चलाते हैं तो ठंडी लगती है। आगे देखते हैं ये वांदरे की परिभाषा है, ठीक है? आगे देखते हैं, परेशान मत होना, है ना? मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये ओतो येस पर्सन की परिभाषा है, याद रखना। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त या स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। गार्डिनर का कथन है। आगे भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वे प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ये ब्लॉक तथा ट्रेगर की भाषा है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वे पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। खुतेवा खुतेवा की परिभाषा है। अब यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो पेज आपको दिख रहा है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना?
इसमें कुछ भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र होते हैं 4, इसमें यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड का नाम आता है। और इनके जो यहाँ पर ये परिभाषा दे मतलब इनके भाषा परिवार जो दे रखे हैं ना, ये आपको एक बार क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है? अमेरिका भूखंड में तो केवल अमेरिकी परिवार आता है। कि प्रशांत में कौन-कौन से आते हैं? मलय, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अफ्रीका भूखंड में सुदानी, बंटू और होन्ते-तोन्त बुशमैनी परिवार 3 परिवार आते हैं। इसके अलावा यूरेशिया परिवार में आपको पढ़ लेना है भारोपीय जो है, भारत और यूरोप की जो भाषा है वो किसमें आती है? भारोपीय परिवार की भाषा है, द्राविड़ परिवार आता है, काकेसी परिवार यहाँ से प्रश्न बनता है इसीलिए इसको पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ लेना, याद कर लेना। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कौन-सी परिवार है कौन-सा यूरेशिया की भाषा नहीं है। है ना? यूरेशिया भाषा परिवार की कौन-सी भाषा नहीं है? या अफ्रीका भूखंड की कौन-सी भाषा नहीं है? 4 भौगोलिक क्षेत्रों में कौन-सा क्षेत्र नहीं आता है? इस तरह आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ओराल बुरुसस्की, ओराल अल्ताई चीनी परिवार भी यूरेशिया में आता है। जापानी कोरियाई परिवार और हाइप्सबोरी परिवार यानी कि अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। इसमें 8 परिवार हैं जो आते हैं। इसके आगे हम देखते हैं जो आपके लिए इस पर तो 3 स्टार लगा लीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें हाइलाइट चीज़ें कर रखी हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें, अभी तक तो हम थोड़ी-सी भूमिका पढ़ रहे थे, अब हमारा भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बाँटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है। इसमें वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और संस्कृत यानी कि लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। आगे देखते हैं मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, ठीक है? एक तो हो गई प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा, ठीक है? ये फर्स्ट नंबर और ये हो गई हमारी सेकंड नंबर। मध्यकालीन आर्य भाषा इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, याद रखना। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है? 3 भाषाओं के नाम आते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये मध्यकालीन आर्य भाषा कही जाती हैं और इनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। इनका जो ये समय है ना, मैं ये कह रही हूँ इसको बिल्कुल अपने दिमाग में ना छाप लीजिए। यहाँ से हमेशा ही एक प्रश्न बनता है, या तो पाली का समय पूछता है या प्राकृत का या अपभ्रंश का। और इनमें बच्चे इतना कन्फ्यूज़ होते हैं, हम पढ़ाते-पढ़ाते भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो पाली का है। 1 ईस्वी से, ठीक है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी यानी पॉजिटिव की तरफ चलता है, प्राकृत का समय है और 500 ईस्वी से ये 1000 ईस्वी तक। पाली का समय याद रखना 500 ईसा पूर्व से 1 यानी कि इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे 1 है हमारा और 1 से ये माइनस में जा रहा है, ठीक है? 1 से किस में जा रहा है? 1 से ये 0 है, -1, -2, -3 जो नेगेटिव में जा रहा है वो कौन है? पाली है। ऐसे करके याद रख लेना भाई, मैंने तो ऐसे ही याद किए थे। आगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये हमारा तीसरा आर्य भाषा हो गई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, ये इसका जो समय है वो 1000 से लेकर के अब वर्तमान तक चल रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में पहला नाम आता है यहाँ पर वैदिक संस्कृत। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना, इसमें देखते हैं वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, ठीक है? कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 52 मानी है। याद रख लेना, पूछा जाता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 मानी गई है। 52 ठीक है? जिसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या मानी है 14। वैदिक ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो निम्न ढंग से किया गया है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वैदिक स्वरों की जो संख्या है वो 13 मानी गई है। मूल स्वर ये होते हैं, मूल स्वरों को पढ़ लेना, है ना? मूल स्वर में कितने होते हैं? तो ए, आ, ई, ऊ, री, बड़ी री और लिरी होता है, ठीक है? लिरी। तो ये 9 होते हैं, कितने होते हैं? 9 होते हैं। मूल स्वरों की जो संख्या है वैदिक स्वरों के अंतर्गत, संयुक्त स्वर इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? 4 होते हैं, ये अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? तो 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए, वैदिक स्वरों की संख्या है। आगे देखते हैं वैदिक व्यंजनों की जो संख्या है ना, वो यहाँ पर ये पेज मैंने ले लिया है स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको थोड़ा-सा टाइप करना मुश्किल था। इसमें वैदिक व्यंजनों में जो संख्या है वो 39 बताई गई है और स्थानों की अगर बात करें तो जो व्यंजन है वो आप जानते ही हो कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं।
और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों का यहाँ पर स्थान दे रखा है। ऊपर आपको अल्पप्राण, महाप्राण और ये भी सब कुछ दे रखा है। ऊष्म कौन से होते हैं? स, स, ह होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। और नासिक के व्यंजन ये वाले होते हैं। 5वां ये सब आप जानते होंगे शायद, मैं जहाँ तक समझती हूँ, है ना? एक बार आगे देखते हैं। विसर्ग को ना जिह्वा मूल्य उपध्मानीय भी कहते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अनुस्वार कौन-सा होता है? जो अंकी बिंदी लगती है ना, ऐसे करके एक बिंदी ऊपर, वो अनुस्वार होता है। 4 काल होते हैं, 4 कालों में कौन से आते हैं? एक बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, है ना, भाषा विज्ञान में, लेकिन मैंने पीवाईक्यू में क्वेश्चन था, है ना? लेकिन बच्चों ने किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसमें लट, वर्तमान, लिट, परोक्ष या संपन्न, लंग संपन्न, है ना? अ, अनद्यतन या संपन्न, लुंग यानी कि सामान्य भूत। इसमें लिट दे रखा था, है ना? शायद आपको याद हो गया, जो बच्चे पुराने हैं उनको याद आ गया होगा। लिट दे रखा था, लिट लकार। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि लिट तो होता ही नहीं है मैम। अरे होता है ना? 4 ये काल है हिंदी में। हिंदी में 4 काल होते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। या 6 भाव होते हैं। 6 भाव जिनको हम संस्कृत में पढ़ते हैं। लोट, लोट लकार, विधि लिंग लकार पढ़ते हैं ना? आसर लिंग, इच्छार्थक और लुंग, लुंग को हम नहीं पढ़ते, ना ही आसर लिंग को पढ़ते हैं। लेट, अभिप्राय और लेंग, निर्बंध। इनको आप एक बार देख लीजिए, अपने आँखों के नीचे से निकाल लीजिए, है ना? नज़र मार लीजिए इन पर भी, हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहा जाता है। क्रिया के 10 कालों क्रिया के जो 10 हैं, 10 काल हैं, उनको उनको ही क्या कहते हैं? भाव भेद को ही लकार कहते हैं। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा, त्रिपिटक साहित्य तो आप जानते ही होंगे, ये बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है ना, वो त्रिपिटक कहते हैं उनको, और ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है? बौद्ध धर्म की जो भाषा थी ना, वो पाली थी। उस समय के जो पत्र वगैरह जो कुछ भी लिखा गया था, शिलालेख वगैरह, वो सब पाली में थे, जबकि जैन धर्म के किसमें थे? प्राकृत में थे, ये याद रखना। ठीक है? त्रिपिटक साहित्य के अलावा इसमें अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद पनो पूछा जाता है, दीपवंस, महावंस आदि ग्रंथ भी मिलते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, बल्कि बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों देशों तक भी फैला हुआ था पाली का विस्तार। ठीक है? आगे प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? तो वररुचि का आता है, जो 7वीं शताब्दी में मौजूद थे। इनके वैयाकरण का नाम है प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 परिच्छेद है। अगर आपने देखिए, मैं आपको इतनी मेहनत से इतना सब कुछ टाइप करके नोट्स तैयार करके दे रही हूँ। इतनी अच्छी-अच्छी क्लास, इतना हाइलाइट करने में 1 घंटा लग जाता है ना? पहले पूरा टाइप करो, फिर हाइलाइट करो, पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो इतना सब कुछ दे रही हूँ, और बोलते-बोलते तो बस मेरा सर में दर्द होने लगता है ना? ये मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो बस आप इतना कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक, कमेंट, शेयर खूब करिए दबा के, जितना आप कर सकते हो, जितना आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है? आप चाहें तो चैनल चैनल को जॉइन कर लीजिए, है ना? आप चैनल के मेंबर अगर बन जाएँगे, तो आपकी हर कमेंट का जो आंसर है, वो भी पहले मिल जाएगा, और आपकी सुनी भी ज़्यादा जाएगी, है ना? वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, जो निम्नांकित हैं: महाराष्ट्रीय, पैसाची, मागधी और शौरसेनी। ये अच्छे से आप याद रख लेना। वररुचि प्राकृत के प्रथम वैयाकरण है, और प्राकृत प्रकाश जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इसमें प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। जो आप हम पढ़ते हैं ना, शौरसेनी से पश्चिम का विकास हुआ है, मागधी से इसका विकास हुआ है, लेकिन ये हम नहीं जानते कि ये प्राकृत की भाषा है, ठीक है? ये प्राकृत के भेद हैं, जिनको हम नहीं समझते हैं। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, अगर आप इतना डीपली पढ़ने को तैयार हो ना, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, है ना? वरना नहीं होने वाला। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत वैयाकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। हेमचंद्र ने 4 ग्रंथ तो किसने बताए हैं? 4 भेद तो वररुचि ने बता दिए, लेकिन 3 वेदों की और चर्चा की है, जो कि यहाँ पर निम्न है। आरसी यानी कि अर्धमागधी, चूली का पैसाची और अपभ्रंश। ये ठीक है, 3 और बता दिए। इनमें आप जानते हो अपभ्रंश वगैरह नहीं है। आगे देखते हैं, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रयी काव्य की भी रचना की है ना? भट्टी भट्टी मतलब किसका है? भट्टी मतलब संस्कृत के किसी विद्वान का नाम है भट्टी। हेमचंद्र की चूली का पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चूली का पैसाची को किसने कहा है? आचार्य दंडी ने भूत भाषा का नाम दिया है। महाराष्ट्र को प्राकृत वैयाकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का जो मूल स्थान है, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। आगे डॉक्टर हानले के अनुसार महाराष्ट्र का जो अर्थ है, वो महान राष्ट्र की भाषा है।
महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपुताना तथा मध्य प्रदेश भी आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। एक एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे ठीक है। भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए ही किया है। ठीक है, भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का जो भेद है वो महाराष्ट्र के लिए किया है। अवंती और वायविक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्रीय भाषा में अंतर्भूत है। आगे मिलता है डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर अशोक कुमार सेन का ये विचार है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत सौर सैनी का ही विकसित रूप है। जो महाराष्ट्रीय वो प्राकृत सौर सैनी का ही विकसित रूप है। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यो मध्य देशम विवसति स कवि सर्वभाषा निसन्ना। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास कहाँ से हुआ है? दक्षिण से हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र सौरसेनी का जो विकास है डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास कहाँ पर हुआ है? दक्षिण में हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक जो प्रयोग है ये पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थक के रूप में किया है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। आगे देखते हैं, यहाँ से यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर मिलता है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आगे अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है महाभाष्य में, लेकिन इसके प्राचीन जो उदाहरण है ना भाषा के वो मिलते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट भी कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड चंड जो कवि थे 6वीं शताब्दी में, उन्होंने अपने प्राकृत लक्षण नामक ग्रंथ में दिया है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को 3 भाषाओं का कवि कहा है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग शुक्ल जी के अनुसार कहाँ मिलता है? याद रखना है। भामा ने काव्य अलंकार जो इनका ग्रंथ था काव्य अलंकार, इसमें अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। मैं संस्कृत का नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लेना क्योंकि ये अभी तक कहीं पूछा नहीं गया। पूछने की संभावना इनकी थोड़ी-सी कम है। आगे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है, न भाषा कहा है। मैं तो इसको न ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं बता देना, है ना? हरियाणा में ना ही बोलते हैं इसको, न बोलते हैं, ठीक है? आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श जो इनका ग्रंथ है दंडी का, इसमें अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अभंस, अभट्ट, पटमंजरी, अभट्ट, नौहट्ट, अभट्ट आदि नामों से भी पुकारा है। भैया एक भाषा के ही इतने नाम है ना? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अभट्ट कहा है। याद रखना अच्छे से, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं उनके बीच की कड़ी को अभट्ट कहा है। अभट्ट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। आगे पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है उनका विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉक्टर AFR हार्ले ने सन 1880 ईस्वी में किया था। डॉक्टर हार्ले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि यहाँ पर दे रखी हैं। पूर्वी गौड़ियन से पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया का विकास मानते हैं। पश्चिमी गौड़ियन से पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी पंजाबी। उत्तरी से गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन से मराठी। ठीक है, डॉक्टर हार्ले ने ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का ये जो वर्गीकरण है वो किया है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। डॉक्टर हार्ले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए हैं। आगे डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की और उन्होंने अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण किस प्रकार किया है? उदीच्य जिसमें सिंधी, लहंदा और पंजाबी को माना है। प्रतीच्य में राजस्थानी और गुजराती को माना है। मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी को माना है। प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी और उड़िया, असमिया और बंगला को माना है। दक्षिणात्य में मराठी को माना है। ये सुनीति कुमार चटर्जी का क्या है? वर्गीकरण है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार किया और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी माना। प्रतीच्य में इन्होंने केवल और केवल गुजराती को माना है। ठीक है,
मध्य देशीय में तो मुंडी कट गई। मध्य देशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को मान लिया। प्राच्य में उड़िया, असमिया और बंगला को माना। दाक्षिणात्य में मराठी को माना है। आगे है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। इधर अपभ्रंश वाला दे रखा है, अपभ्रंश के जो भाषाएं और उधर आधुनिक भाषाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सौर सेनी जो मध्यवर्ती है, ठीक है, उससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास माना जाता है। मागधी जो कि पूर्वीय है, उसे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का माना जाता है। बहुत बार पूछे जाते हैं। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। महाराष्ट्री यानी कि जो दक्षिणी, उससे मराठी का विकास हुआ है। ब्राचट से पैसाची यानी कि जो पश्चिम उत्तरी है, और सिंधी से लहंदा और पंजाबी का विकास माना जाता है। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषता देख लेते हैं। सिंधी शब्द का जो संबंध है वो संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं सिंधी की: विचोली, सराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लंडा। ये अच्छे से याद रख लेना, सिंधी की जो लिपि है वो लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, सिंधी भाषा को गुरुमुखी और फारसी में भी लिख देते हैं, लेकिन इसकी अपनी जो लिपि है वो लंडा है। लहंदा का शब्दगत जो अर्थ है वो है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी, पंजाबी, हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि जो है लंडा है, ये जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी। ये पूछा जाता है पंजाब की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, और इसे बनाने का, इसे निर्माण किसने किया है? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद शायद, जहां तक मैं जानती हूँ, ये जो सिख हुए थे, सिख गुरु 10 हुए थे, उनमें पांचवें नहीं, 5वें का नाम तो गुरु अर्जुन था शायद, है ना? तो देख लेना कौन से गुरु थे, ये शायद चौथे, 5वें कुछ नंबर पर ही आते हैं। पंजाबी की मुख्य बोलियाँ माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। ये पंजाबी की प्रमुख मुख्य बोलियाँ हैं। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर प्लस में त्रा यानी कि गजरत्ता गुजरात। गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है, और गुजराती कैथी जो लिपि है ना, उससे बहुत ही मिलती-जुलती है, इसमें सरो रेखा नहीं लगती है। गुजराती भाषा में सरो रेखा नहीं लगती, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है, इसकी मुख्य बोलियाँ हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी। ठीक है, कोंकणी बहुत पूछी जाती है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस में आल प्रत्यय है, इसमें याद रखना है बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमी यानी कि असमिया जिसे हम बोलते हैं, असम की भाषा है, इसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। या असम की मुख्य असमिया जो भाषा है उसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। अच्छे से याद रख लेना, पूछा गया है। असमी की जो अपनी लिपि है वो बंगला है, ये बंगला लिपि में लिखी जाती है असमी। उड़िया प्राचीन उत्कल, उत्कल बोलते हैं, उड़ीसा का नाम है उत्कल, ठीक है, या वर्तमान उड़ीसा या ओडिशा, अब इसका जो नया नाम है ना वो ओडिशा हो गया है, की भाषा है। इसकी बोली गंजामी, संबलपुरी और भत्तरी है। बोलियां भी बहुत बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर रख दी हैं। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती-जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी यानी कि सप्त संधव जो नदी थी उस नदी विशेष के लिए किया गया था। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर ठोकिए, लाइक करिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे ना उतना ही मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बिल्ड होगा, उतना ही अच्छा मतलब बढ़ेगा, और मुझे अच्छा लगेगा, उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, और जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पावना राखिय का जो बहुत हिंदी भाक्यों। ठीक है, ये पंक्ति याद रखना। 18वीं सदी तक जो हिंदी थी वो मुसलमानों की भाषा नहीं थी, हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। ठीक है, 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा ना रहकर केवल हिंदुओं की तरफ, हिंदुओं की भाषा की ओर इसका जो है पलड़ा झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेखता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाहिर, सिवी या खेमा।
ये पूछा जाता है। उर्दू किस प्रकार का शब्द है? तो ये तुर्की शब्द है ना? और इसका अर्थ क्या होता है? शाही शिविर और खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसाफी में मिलता है। खुदा खुदा रखे जवां हमने सुनी है, मीर वो मिर्जा की कहीं किस मुंह से, हम मुसाफी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आजाद ने आवे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेखता का फारसी में जो अर्थ है वो है गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर। ठीक है, रेखता का अर्थ, रेखता क्या होती है? रेखता जो जब हम मान लीजिए हमने लिखा कमल, है ना, कमल, और इसके ऊपर जो है हम रेखा खींचते हैं ना, इसको रेखता। नहीं, एक बार इसको भाई देख लेना, है ना। रेखता का अर्थ है, फारसी में अर्थ पूछ रहा है, फारसी में अर्थ है गिरा हुआ या फिर गिराकर बनाया हुआ। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अम, भारत में रेखता शब्द का जो प्रयोग है वो पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में होता था। ठीक है, रेखता का जो पहले प्रयोग होता था, देख लेना, इसका एक बार रेखा ही है ना, शायद गलती से मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। भारत में रेखता शब्द का जो प्रयोग है वो पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में होता था। रेखता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, रेखता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 या सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज की वार्षिक विवरण में किया था। ये अच्छे से याद रखें। हिंदी का नवीन अर्थ में जो लिखित प्रयोग है वो सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने किया था, किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का जो अर्थ है, यानी कि कहाँ-कहाँ पर हिंदी बोली जाती है ना? ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा। इन इन पूरे क्षेत्रों में क्या, इन पूरे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हिंदी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ क्या है, ये यहाँ पर बता रखा है। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा, यानी कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रीय भाषा के नाम का द्योतक है। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। किस ढंग से किया जा सकता है, ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप एक बार देखिए, खुद से आपको पढ़ लेना पड़ेगा। सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे कौन-कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है? तो एक तो पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी हिंदी। ठीक है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी जैसे आकार बहुला और ओकार बहुला इसमें आते हैं। ओकार बहुला में ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, इनको ओकार बहुला कहा जाता है, यानी कि इसमें जो ओ है ना, ओ की मात्रा ज़्यादा लगती है, सॉरी, ठीक है? ओ की मात्रा ज़्यादा लगती है, ओ, है ना? ओ ज़्यादा इसमें बोला जाता है। कौरवी, हरियाणवी या बांगरू या फिर दक्खनी, ये आकार बहुला है ना? इनको खड़ी बोली भी कहते हैं। और राजस्थानी जो हिंदी है वो ट वर्ग बहुला है, उसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियाँ हैं किसकी? राजस्थानी की। ये ट वर्ग बहुला माना जाता है इसको। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं, ये पहाड़ी हिंदी हैं। ठीक है? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियाँ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अच्छे से आपको याद रख लेना है। मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और ये भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 बोलियाँ इसमें आती हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों, यानी कि ताजु बेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। किसने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के जो अन्य नाम है ना, नाम और उपबोलियां निम्नांकित है। जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने वही रखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको कुछ ना पूछा जाए, सब कुछ पूछा जाता है। बोली की अगर बात करें तो हरियाणवी बोली, बांगरू, देशवाली, जाटू और चमरवा इसकी उपबोलियां हैं, है ना? आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा अंतर्वेदी, भुक्सा, जाटो, जादोवाटी, डांगी, बुंदेली, बुंदेलखंडी, अवधी, कौसली और बेसवाड़ी बोलते हैं इसको।
कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ को खलटाई या लरिया कहते हैं, बघेली को रीवाई कहते हैं, है ना? और डिंगल को भाट भाषा भी कहा जाता है, पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। ये इनकी उपबोलियाँ पढ़ लेना। हिंदी की प्रमुख बोलियों के जो नामकर्ता है ना, नामकरण कर्ता वो कौन-कौन है? तो कौरवी जो नाम दिया है वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, ब्रजबुलि नाम किसने दिया है? ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है और राजस्थानी नाम दिया है गिरियर्सन ने, डिंगल नाम दिया है बांकीदास ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको छोड़ मत देना आप, ठीक है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेज अच्छे से दिख रहे होंगे। इनको टाइप करने का टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत टाइम लगता था इसमें, है ना? इसलिए मैंने टाइप नहीं किया, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिहारी, गिरियर्सन ने नाम दिया बिहारी और राजस्थानी, ये राज्यों के भी नाम है और राज्यों के नाम पर ही भाषा का नाम दिया गया है, वो गिरियर्सन ने दिया है। भोजपुरी रेमंड ने नाम दिया है, मैथिली मैथिली जो नाम दिया है वो कोलब्रुक ने दिया है, ठीक? कोलब्रुक ने दिया है, याद रखना। हिंदी की प्रमुख बोलियों का जो क्षेत्र है, क्षेत्रों से आप जानते हैं बहुत बार प्रश्न पूछ गए हैं ना, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी साहित्य में, तब भी मैं आपसे कह रही हूँ इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। अगर आप पहले पेपर कहीं दे चुके हैं तो आप जानते होंगे कि ओकार बहुला में कौन-कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये सब ओकार बहुला में आती हैं। और इसमें मथुरा, आगला आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, एटा, मैनपुरी, गुड़गाँवा, भरतपुर और करौली, ये ब्रजभाषा बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है, इसको याद रख लेना। इनको आप एक बार पढ़ लेना खुद से, ठीक है? मारवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, ये पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। आकार बहुला में कौरवी आती है और कौरवी कहाँ बोली जाती है? बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद में बोली जाती है। लिपि की अगर बात करें तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्णी कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, मूल ध्वनि यानी कि जैसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? लिपि हो गई। ये लिपि है, इस तरह से ये लिखेंगे हम, आ को ए नहीं लिख सकते, ये अंग्रेजी में हो गई, ठीक है, इस तरह से। ये लिपि है, तो लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएँ मानी जाती हैं। उदासीन आकार और इकार बहुला में भोजपुरी आती है। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली आती है। इनको एक बार पढ़ लेना, वो शायद यहाँ पर ये गलती से ना यहाँ टाइप हो गया है। मतलब लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएँ मानी जाती हैं। लिपि को आगे देखते हैं। लिपि में पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये हमने पढ़ लिया, वो दोबारा टाइप हो गया है ना। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएँ मानी जाती हैं। तो लिपि विकास की कौन-सी अवस्थाएँ हैं? चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि, वो मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है शायद, है ना? तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, उसके लिए क्षमा करना। आगे देखना, लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएँ होती हैं, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि 2 प्रकार की होती है ना? ध्वनि लिपि 2 प्रकार की होती है, अक्षरात्मक, है ना? जिसे सिलेबिक बोलते हैं और वर्णनात्मक यानी कि अल्फ़ाबेटिक बोलते हैं। भारत की जो सारी लिपियाँ हैं ना, वो अक्षरात्मक हैं और रोमन लिपि कैसी है? वर्णात्मक है। याद रखना, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रचलित थी और 3 लिपियाँ कौन-सी थी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांट मोंगरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं, है ना? यहाँ पर जो शिलालेख वगैरह मिले हैं, वहाँ पर सिंधु घाटी लिपि के क्या मिले हैं? अ, सिंधु लिपि के जो है कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है? सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हंटर है, ध्वनि चिन्ह संख्या कितनी मानते हैं सिंधु घाटी की? तो 253 मानते हैं, लैगडन मानते हैं 228, गैड एवं स्मिथ मानते हैं 396। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम जो नमूना है वो पश्चिम उत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी यानी कि पंजाब का यूसुफजई जिला है और मानसेरा यानी कि पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी ये शिलालेखों के नाम है और जिले कहाँ पर है? हजारा जिला और यूसुफजई जिले में है। ये खरोष्ठी लिपि के यहाँ पर जो है अवशेष या फिर इनका इसका जो वर्णन मिलता है। खरोष्ठी ऐसी लिपि है जो दाएँ से बाईं ओर लिखी जाती है। भाषा भी पूछ ली जाती है तो उर्दू भाषा है, ठीक है? उर्दू वाले जानते होंगे जिनको उर्दू आती है, ये इधर से इधर की तरफ चलते हैं, है ना? जैसे हमें मान लीजिए अपना नाम लिखना है, तो हम इधर की साइड से लिखेंगे, है ना? जबकि हम जानते हैं आप इधर से ल लिखते और पढ़ते हैं। खरोष्ठी दाएँ से बाएँ लिखी जाती है और इसमें संयुक्त अक्षरों का सर्वथा अभाव है। इसमें संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। इसमें 37 वर्णन, 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं।
सॉरी 5 37 वर्ण है टोटल खरोष्टी लिपि में, जिसमें 5 स्वर और 11 व्यंजन। 33 वर्ण है, 5 स्वर और 11 व्यंजन है, ठीक है? 11 और 5 तो कितने हुए? 16 ही हो गए। हुँ। एक बार देखेंगे इसको यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। 1 सेकंड मेरे पास बुक तो है, देखती हूँ। 1 सेकंड देख ही लेती हूँ, है ना? हुँ, पहुँच गए हम। बस 1 सेकंड रुक जाइए, अभी मिल जाएगा। बेकार में आपको क्यों परेशान होना बाद में। हाँ, इसमें यही दे रखा है 5 स्वर हैं और 11 व्यंजन हैं, ठीक है? 5 स्वर और 11 व्यंजन इसमें माने गए हैं, ये याद रख लेना, है ना? बाकी के खाली वैसे वर्ण होते होंगे। ब्राह्मी लिपि के इतना ही पढ़ लेना, है। वैसे हालाँकि इसके पूछा नहीं जाता, बस ये ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली गाँव के शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना ब्राह्मी लिपि के जो प्राचीनतम नमूने वो कहाँ पर मिलते हैं, तो बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप में और अजमेर जिले के वडली गाँव में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। ये भारतीय एक तो मत ये प्रचलित है कि ये भारतीय लिपि है और दूसरा ये विदेशी लिपि इसको मान लिया गया है। ठीक है, ब्राह्मी को लेकर के। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। ठीक है, 9 और 2 11 ये सही है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, यानी कि ब्राह्मी लिपि दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली 2 भागों में बाँटी जाती है। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और इन कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है और जबकि उत्तरी शैली में तो इम्पोर्टेंट है, जैसे गुप्त लिपि जो 4वीं-5वीं शताब्दी में थी, सिद्ध मातृका एक कुटिल लिपि और इसके बाद सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास माना जाता है। ये जो आपको पेज है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं, आगे हम देखेंगे थोड़ा-सा इसको। सिद्ध मातृका जो लिपि है, इसको डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है? कुछ समय के बाद में यही लिपि कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी को ब्राह्मी की जो उत्तरी शैली है, उससे क्या हुआ है, 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ है और गुप्त लिपि से 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि का विकास माना जाता है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा जाता है। देवनागरी का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, गुजरात के राजा जयवट जो 7वीं-8वीं शताब्दी में थे, इसके एक शिलालेख से हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, याद रखना, ठीक है? अक्षरात्मक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात प्रिय प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी को वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, ठीक? देवनागरी का वो वर्ण का माला का जो वर्ण क्रम है, वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छँटाई करके 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट जिसे तिलक फ़ॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने की 12 खड़ी तैयार की और महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया था, ठीक है? सबसे पहले की जो 12 खड़ी है, वो तैयार किसने की थी? तो महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने की थी। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर आप जानते हैं ये होते हैं, ठीक है? जो हमारे स्पर्श व्यंजन के सबसे बाद में आते हैं, व्यंजनों के बाद में आते हैं। एक सेकंड। आगे देखते हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा है। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। ठीक है, श्रीनिवास ने सुझाव दिया था महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे क्या है, कोई चिन्ह लगा दिया जाए। अल्पप्राण वर्णों के बदले में कोई चिन्ह अगर लगा दिया जाएगा तो इससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसकी स्थापना हुई थी 1910 में और इसका 24वां अधिवेशन हुआ था इंदौर के अंदर 1935 ईस्वी में और इस वक्त महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो थे काका कालेलकर। इस सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था, ठीक है? 14 अलग-अलग सुझावों को इसमें स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का जो निर्माण किया वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया और कब किया था? 21 जुलाई 1947 को। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई और इस समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति उस समय के जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने की थी। याद रखना लिपि सुधार परिषद की। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव भी दिया था। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा राजभाषा के बारे में। मैं आपका समय मतलब बचाने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी, है ना? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषा आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, है ना? ये 22 भाषा यहाँ पर दे रखी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएँ थी। संविधान हुआ था 21वां संशोधन अधिनियम जिसमें 1967 ईस्वी में हुआ, इसके द्वारा संधि को जोड़ा गया था, ठीक है? और फिर ये 15 इसकी संख्या हो गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है? याद रखना इसके बाद इनकी संख्या हो गई 18। फिर हुआ 92वें संशोधन अधिनियम 2003 और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया और जिससे अब ये संख्या बढ़ कर के कितनी हो गई है? 22 हो गई है। आगे अगर किसी को शामिल किया जाएगा तो वो भोजपुरी शायद इसमें नहीं है, है ना? भोजपुरी नहीं आती है। भोजपुरी और राजस्थानी को क्या कर रहे हैं? मतलब इसमें संविधान में जोड़ने की माँग उठ रही है ना? देखते हैं कब तक जोड़ी जाती है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जो उपबंध हैं, ठीक है? संविधान में हिंदी भाषा के लिए जो उपबंध किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। अनुच्छेद 1943 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का जो रूप है ना, वो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रचलन में रहेगा, ये वाला जो हम देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला रहेगा और 15 किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि यानी कि 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो किया जाता रहेगा और इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? तो ये 3 चीज़ें याद रख लेना 343 में क्या-क्या है? एक तो 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा रहेगी, है ना? अंकों का जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप सा रहेगा और लिपि देवनागरी होगी और हिंदी जो भाषा है वो हिंदी रहेगी। ये 343 में कहा गया। 344 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ये 344 में कहा गया और राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, है ना? उसको बंधित कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनकी कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रयोग होनी चाहिए। संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप शामिल हों। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या राज्य और दूसरे राज्य के बीच की जो पत्र आदि की जो भाषा है वो भी क्या करेगा? राष्ट्रपति की सिफारिशों में शामिल होगा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक सम्यक ध्यान रखेगा।
345 क्या कहता है कि किसी राज्य का जो विधानमंडल है विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है, ठीक है? ये इसमें 345 में कहा गया है। आगे देखते हैं, प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है, जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा, जिस प्रकार उसे ठीक पहले किया जाता रहा था। अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि संघ में जो शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला तत्सम में प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अ, संघ के किसी राज्य और संघ के बीच अथवा यहाँ पर है तथा या तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की जो भाषा होगी, यदि 2 या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ती 347 क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। 348 क्या कहता है, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होती रहेंगी और इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। हाँ, ये भी इसमें कहा गया है। आगे पढ़ लेना। अनुच्छेद 349 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से 15 प्रारंभ का मतलब है 1950 से लेकर, है ना? संविधान लागू हुआ था 1950 में। 1950 से लेकर 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। 350 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा और किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो भाषा के अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा रक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। 351 में क्या कहता है कि ये हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए ये जाना जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। विधानमंडलों की जो भाषा है वो क्या रहेगी? संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 210 में संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर पूरा देख लेना। राष्ट्रपति यानी कि उस वक़्त जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। राज्य भाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1900 ईस्वी में दिया जो संसद के समक्ष 57 में रखा गया था। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। आगे संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे और इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया था। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो कि इस प्रकार है। राजभाषा आयोग 1961 में विधि मंत्रालय के द्वारा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर इनका क्या है स्थापना की गई थी। आगे सन 1976 ईस्वी में राजभाषा
यानी कि विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पर दे रखे हैं। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा अधिनियम 1963 में, 1967 में इसको संशोधित किया गया। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 और राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। याद रखना, राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम है। जो 1976 में बना उसमें 12 नियम है और 1973 में बना उसमें कुल 9 नियम है। आगे राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क वर्ग के क्षेत्र कौन-कौन से हैं? ख वर्ग के क्षेत्र और ग वर्ग के क्षेत्र, इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है? हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खान के द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जेसुआ कैटलर ने लिखा था। याद रखना, खड़ी बोली का प्रथम जो व्याकरण है वो था, तो ये जेसुआ कैटलर ने लिखा 1715 ईस्वी के आसपास। और इसकी जो भाषा थी वो बोलचाल की भाषा रखी गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है, जो कि 1790 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है, ठीक है? और ये अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएँ यहाँ पर मिलती हैं। जॉन फर्ग्यूसन, इन्होंने लिखा था ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जॉन गिलक्राइस्ट का नाम आता है, इन्होंने लिखा था ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक्स, 2 ग्रंथ लिखे थे। एस.एच. केलॉग ने लिखा था ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी में। ई. ग्रेव्स ने लिखा था आधुनिक हिंदी व्याकरण 1806। और हर्ले ने लिखा था शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज 1779 में। और लल्लू लाल ने लिखा था हिंदी कवायद। इसके बाद श्री लाल का नाम आता है भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी। राम जतन ने लिखा था भाषा तत्व बोधनी 1858। नवीन चंद्र राय का ग्रंथ है नवीन चंद्रोदय 1869। राजस्य प्रसाद सितारेंद्र ने लिखा हिंदी व्याकरण 1870। पंडित हरिगोपाल ने लिखा भाषा तत्व दीपिका। पादरी एथ रिंगटन ने लिखा भाषा भास्कर। केशव राम भट्ट ने लिखा हिंदी व्याकरण। ठाकुर रामचरण सिंह ने लिखा भाषा प्रभाकर। रामा अवतार शर्मा ने लिखा हिंदी व्याकरण। विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने लिखा भाषा तत्व प्रकाश। रामदयन मिश्र का पूछा जाता है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। गोविंद नारायण मिश्र का आता है विभक्ति विचार, इंपॉर्टेंट है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा हिंदी कौमुदी। और कामता प्रसाद गुरु का तो आप जानते ही हो, हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखा था। किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी और राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी। और हिंदी शब्दानुशासन भी लिखा है किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने 1957 में। इसके अलावा आता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ब्रज भाषा व्याकरण। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है, ठीक है? हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसको कहा है? तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के व्याकरण को कहा है। आगे पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण, अगर व्याकरण पूछा जाए तो ये पाणिनि को कहा जाता है, अच्छे से याद रख लेना। आगे पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत जो हिंदी शब्दानुशासन है, ये भाषा विज्ञान से संबलित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, तो इनको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, आर्येंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी का आधारण व्याकरण लिखा। रामचंद्र वर्मा ने अच्छी हिंदी लिखा। शिवेंद्र कुमार वर्मा ने हिंदी व्याकरण का विधिवत व्याकरण। शिव पूजन साय का व्याकरण दर्पण है। और दीमासिस्त, इन्होंने हिंदी व्याकरण की रूपरेखा लिखी, है ना? स्वामी स्वामी निगमानंद ने हिंदी का मौलिक व्याकरण दोनों ने लिखा, अग्निहोत्री और निगमानंद। बद्रीनाथ कपूर ने परिष्कृत हिंदी व्याकरण लिखा। हरदेव बारी का याद रखना, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना लिखा। वचन देव कुमार ने वृहद हिंदी भास्कर लिखा। वासुदेव नंदन प्रसाद ने आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है। इसके अलावा मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण में कुछ पॉइंट देखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, याद रखना। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की जो संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है।
हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वक्तव्य वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्णों को माना है। अनुस्वार ये अंग को कहते हैं और विसर्ग कहते हैं अह को। इनका स्वर और व्यंजन के साथ जो योग ना होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाग कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाद स्वरों के ही अनंतर यानी कि बाद में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाषा विज्ञान कंप्लीट हुआ। इसकी आपको और भी कुछ क्लासेस चाहिए वैसे तो ये कंप्लीट है ना? कंप्लीट नोट्स यहाँ पर रखे गए हैं। फिर भी आप बता देना क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप और कमेंट करना बिल्कुल भी ये नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।